हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ ओडिशा आईएएस एकेडमी। मैं आपका अपना दानिश फराज एक बार फिर से ओपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आया हूं, जहां पे हम लोग 2022 का क्वेश्चन पेपर डील कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक ऑलरेडी हो चुका है। आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 36 से हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहां तक हम जा पाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हमारा। सिंपल है, मैच द फॉलोइंग। क्या है? फॉल्टिंग, वेव इरोजन, आइस स्कोरिंग, विंड इरोजन। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले ये किस टॉपिक से है? तो आप जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आप टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, चलिए दिखाते हैं, आपको समझाते हैं कि टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म में क्या होता है। जैसे अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो हमको देखना पड़ता है कि भाई फ्लूवियल लैंडफॉर्म, एओलिन लैंडफॉर्म, कार्स्ट टोपोग्राफी, ग्लेशियल लैंडफॉर्म, साथ ही साथ कोस्टल लैंडफॉर्म। और आपको ये चीज पढ़ना होगा। आप अभी अभी देख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आया है। तो हम पहले यहां पे बात करते हैं कि भाई फॉल्टिंग। अब फॉल्टिंग में क्या होता है? तो फॉल्टिंग में हम देखेंगे स्कार्पमेंट होता है। फॉल्टिंग का क्या होता है? अब फॉल्टिंग क्या है? जब आप अर्थ मूवमेंट पढ़ेंगे ना, जब आप अर्थ मूवमेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अर्थ के मूवमेंट में हम देखेंगे एक सडन फोर्सेस होता है और एक स्लो प्रोसेस होता है, स्लो फोर्सेस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डायस्ट्रोफिक। डायस्ट्रोफिक। अच्छा, इस डायस्ट्रोफिक में हम देखेंगे एपिरोजेनेटिक होता है, एपिरोजेनेटिक होता है और एक ओरोजेनेटिक होता है, ओरोजेनेटिक होता है। इस ओरोजेनेटिक में, यानी ये ओरोजेनेटिक क्या होता है? ये माउंटेन बिल्डिंग होता है। ये क्या होता है? ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग होता है। ठीक है। अच्छा, ये वर्टिकल एक्ट करता है, यानी सबमर्जेंस इमर्जेंस ऐसे होता है। और ये ओरोजेनेटिक जो है ना, ये आपको बोलेंगे हॉरिजेंटल, यानी प्लेट मूवमेंट जो है ना ऐसे मतलब कन्वर्ज होगा, डाइवर्ज होगा, इस पे बनेगा। ओरोजेनेटिक में भी हम देखेंगे कि यहां पे आपको मिलेगा टेंशनल फोर्स, टेंशनल फोर्स, और साथ ही साथ आपको मिलेगा फोल्डिंग। ठीक है। अब टेंशनल फोर्स ओरोजेनेटिक में देखेंगे, आपको टेंशनल फोर्स मिलेगा और कंप्रेशन फोर्स मिलेगा। इस टेंशन फोर्स में हमको मिलता है फॉल्ट और इस कंप्रेशन में हमको मिलता है फोल्ड। फॉल्ट से क्या होगा? हम देखेंगे कि नॉर्मल फॉल्ट होता है, रिवर्स फॉल्ट होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी में जो है ना, स्कार्पमेंट जो है, फॉल्टिंग में टुकड़ा टुकड़ा जो निकल के आता है ना, तो वो फॉल्ट की वजह से होता है। ठीक है। तो सबसे पहले चीज मैंने क्लियर किया, दिस फॉल्ट इज बेसिकली, इफ यू मैच दिस वन, तो आंसर होगा इसका स्कार्पमेंट। अच्छा, दूसरा है ये वेव इरोजन। ठीक है। अब ये वेव इरोजन क्या है? वेव इरोजन तो हम देखेंगे कि ये जो कोस्टल लैंडफॉर्म है आपका, कोस्टल लैंडफॉर्म है। अब कोस्टल में हम देखेंगे, जब आप पूरी बीच घूमने जाएंगे ना, तो आप देखिएगा कि पहले वेव्स आता है तो क्या होगा, और फिर रिसीड करता है, वापस भी जाता है। तो उसमें दो चीज आप याद रखेंगे, एक होता है स्वैश और एक होता है बैकवॉश। ठीक है। जब वेव्स आता है आपके पास, उसको बोलते हैं स्वैश, और जब वेव्स बैक जाता है उसको बोलते हैं बैकवॉश। अब अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स, अच्छा, अब ये वेव्स आता भी कैसे है? जो वेव्स इरोजन की बात कर रहे हैं, ये वेव्स आता भी कैसे है? ये वेव्स जब आता है ना, तो हम देखेंगे ये वेव्स आता है बिकॉज ऑफ द विंड मूवमेंट। ठीक है। जैसे ही जितना विंड स्ट्रांग होगा, उसी हिसाब से वेव्स भी एक्ट करेगा। हम देखेंगे इरोजन भी करता है और डिपोजिशन भी करता है। अगर स्ट्रांग विंड होगा, तो स्ट्रांग विंड अगर वेव्स में एक्ट करेगा, तो वहां पे क्या होगा? इरोजन होगा। अगर स्लो विंड होगा, तो डिपोजिशन भी करते हो जाएगा। जिसमें पानी जब आता है तो उसको स्वैश बोलते हैं, जब पीछे जाता है, अंडर टो जब पास होता है ना, तो उसको बोलते हैं बैकवॉश बोलते हैं। तो वेव्स के इरोजन से क्या क्या बनता है? ठीक है। तो क्या क्या बनता है, तो हम यहीं पे आपको बता देते हैं। जैसे जस्ट इमेजिन करें कि दिस इज योर माउंटेन टाइप का एक लैंड मास है। ठीक है। और यहां पे कुछ वाटर है और यहां पे कुछ जो है वेव एक्शन चल रहा है। ये वेव एक्शन चल रहा है, ये लैंड मास कहां पर है? ये वेव एक्शन के पास चल रहा है। अब हम देखेंगे कि इसमें वेव्स इरोजन की वजह से पहले कुछ बनेगा, इस वेव्स इरोजन में हम देखेंगे कि भाई ये इसको इरोड करेगा। क्या करेगा?
इरोड करेगा। अब ये इरोड करते करते हम देखेंगे एक केव्स टाइप का बना देगा, केव्स टाइप का बना देगा। क्या बोल रहे हैं हम इसको? केव्स, सी केव्स। अच्छा, अब ये फर्दर इरोजन करेगा, अब ये फर्दर इरोजन करेगा तो हम देखेंगे कि यहां पे कुछ ऐसा बनाएगा जो पूरा लैंडमास के बैक साइड तक को जो है पूरा क्रॉस कर देगा। ठीक है, तो पूरा क्रॉस कर देगा, तो ये एक चीज बन जाएगा, इसको बोलेंगे सी आर्क, सी आर्क बोलेंगे। अच्छा, अब कभी कभी क्या होगा कि इतना ज्यादा वेव्स एक्शन होगा, इतना ज्यादा वेव्स एक्शन होगा तो इरोजन होगा, इरोजन होगा तो लैंड में सिंगल जो है ये पार्ट टुकड़ा जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्टैक। और फर्दर इरोड जब होगा तो थोड़ा सा कुछ बचेगा तो इसको हम बोलते हैं स्टंप। तो क्या पता चला कि भाई एक छोटा सा ये इरोजन हो रहा है, इरोजन हो रहा है तो हम देख रहे हैं केव्स बन रहा है, सी आर्क बन रहा है, आर्क बन रहा है, प्लस स्टैक बन रहा है, प्लस स्टंप बन रहा है। इसके अलावा वेव कट प्लेटफॉर्म भी बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जानने के लिए ना आपको डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि वेव्स के इरोजन से हम देखेंगे कि हमको बनता मिलेगा स्टैक्स, जो भी हम बात करें। आइस स्कोरिंग जो है आप समझ लीजिए ग्लेशियल वाला है, ग्लेशियल वाला इसमें। तो ग्लेशियल केस में हम देखेंगे कि ग्लेशियल वाले पार्ट में आपको मैं यहाँ पे बता दूं, ग्लेशियल वाले में हम देखेंगे कि ये से माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, तो इन दोनों के बीच में जो है ना आइस जो है ना वो पिघल जाता है। ठीक है, पिघल करके एक लेक की तरह बना देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं केटल लेक, जिसको केटल होल भी कहते हैं। इसके अलावा ग्लेशियल में आपको ग्लेशियल ट्रफ, हैंगिंग वैली, ठीक है, सर्क, टार्न, मोरेन्स, बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो दिस वन इज पिरामिडियल पीक, इसको हॉर्न भी बोलते हैं, इसको पिरामिडियल पीक भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिट। इसमें एक इरोजन वाला फीचर्स है, इसको बोलते हैं सार्क। सर्क, इसको बोलते हैं हम लोग सर्क, कोरी, CWM, ये एक ही नाम है। अच्छा, अगर सीरीज ऑफ सर्क एंड टार्न्स होगा, टार्न्स किसको बोलते हैं, एक और ले लेता हूं यहां पे। इसी तरह इरोजन में एक माउंटेन है ना, तो इसमें गड्ढा होता है, तो यहां पे जब बोलेंगे अगर यहां पे वाटर होगा, वाटर अगर बर्फ जो है ना पिघल करके वाटर अगर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे टार्न कहेंगे, टार लेक कहेंगे, यहाँ पे आइस रहता है। तो अगर सीरीज ऑफ सर्क्स एंड टार्न्स अगर होता है, अगर हर जगह ऐसा अगर होता है, ठीक है, तो इसको पूरा के बोलते हैं हम लोग नॉर्मली पैटर्न नॉस्टर लेक, पैटर्न नॉस्टर लेक। ठीक है, ये सब वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इन सब के अलावा मोरेन्स होता है, टिल्स होता है, बहुत सारी फीचर्स होते हैं जो आपको नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो सिंपल सा है कि हम कह सकते हैं कि भाई आइस स्कोरिंग में केटल होल इसका एक आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अब बचता है विंड इरोजन। अब विंड इरोजन जो है ना एओलिन एक्शन से होता है। ये किससे होता है? एओलिन एक्शन से होता है। अब एओलिन में क्या होता है? एओलिन एक्शन कैसे होता है? हम बोलेंगे डिफ्लेशन से होता है और एब्रेशन से होता है। एब्रेशन से होता है। अब डिफ्लेशन क्या है कि भाई डेजर्ट एरिया में खास तौर से देखा जाता है। ये एओलिन एक्शन विंड कहां पे मिलेगा? डेजर्ट एरिया में आपको मिलेगा कि एक विंड आया, विंड आकर के ना सैंड को उठा करके ले जा रहा है, तो जहां से उठा के ले जा रहा है ना वहां पे हॉलो टाइप का कर दे रहा है, तो डिफ्लेशन हॉलो, और कहीं पे जाकर डिपॉजिट भी कर रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सिंपल सा है कि विंड इरोजन से हमको मिलेगा यर्दांग्स। ठीक है, अब क्या सिर्फ यर्दांग्स ही है? जैसे यर्दांग्स है, मैं यहां पे लिखता हूं यर्दांग्स, ज़्यूजन, रॉक पेडेस्टल, रॉक पेडेस्टल, मशरूम रॉक। आप सब इस चीज को ना नोट करके रखें। ठीक है, मशरूम रॉक्स, ये सब। अब यर्दांग की क्या खास बात है कि यर्दांग को वर्टिकली विंड जो है आपको हार्डर रॉक, सॉफ्टर रॉक के बिना पे जो है वो कटता है, इरोड करता है वर्टिकली। ज़्यूजन क्या है? हॉरिजेंटली। ठीक है, अगर विंड किसी को वर्टिकली इरोड करता है तो वो होता है यर्दांग, और किसी को हॉरिजेंटली अगर इरोड करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ज़्यूजन बोलते हैं। तो यहां पे आंसर सिंपल सा मिल गया कि भाई ए का 3 होगा। तो हम देख लेते हैं कि ए का 3 कहां पर है, यहां पे है और यहां पे है। चलिए, वेव इरोजन में स्टैक्स होगा यानी 3-4, तो 3-4 तो यहां पर भी है। आइस स्कोरिंग में केटल होल होगा यानी सी का 2 होगा, तो सी का 2 यही आपको आंसर आपको मिलेगा, यानी इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करूंगा तो सिर्फ
पूरा क्लास इसी में खत्म हो जाएगा भी आपका। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 36 के बाद वी विल मूव इनटू क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या है, ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स टाइप का भी मिलेगा, लेकिन आपको वर्ड समझिए कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है ना, उसका जो एज सेक्स पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो रिग्रेसिव है। क्या है? रिग्रेसिव। अच्छा, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज नेगेटिव इन दीज कंट्रीज। अब बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव है, तो आप पहले समझ लीजिए कि भाई अगर रिग्रेसिव है तो क्या नेगेटिव नॉर्मली हो सकता है कि नहीं। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि व्हाट इज रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव। तो मैं आपको यहाँ पे सीधा ले चलता हूँ, ये बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। तो रिमेंबर, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो भी है और जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेमोग्राफिक का है वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे तो हमारे पास एक चीज होता है कि भाई हाई बर्थ रेट, यानी जिसका बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो और हाई डेथ रेट भी हो। अब हाई डेथ रेट कैसे होगा, मतलब समझ लीजिए कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होगा, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप नहीं होगा, पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे, हाइजीनिक नहीं रहेगा, इसलिए हाई डेथ रेट होगा। और हाई बर्थ रेट भी क्या होगा, सिंपल सा चीज़ है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा होगी। आप देखिए नाइजीरिया यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इससे क्या हो रहा है, बेसिकली इससे जो है ना ये एक्सपेंसिव हो रहा है। अच्छा, अब इसको बोलते हैं एक्चुअली में हम लोग प्रोग्रेसिव, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव, ठीक है। जब स्टेज 2 में आते हैं, एक्सपेंसिव का एक और चीज है जहां पे हम देखेंगे कि हाई बर्थ रेट तो होता है लेकिन डेथ रेट जो है ना थोड़ा गिर रहा है, डेथ रेट गिर रहा है, फॉलिंग डेथ रेट। मतलब ये देखिए, स्टिल हाई बर्थ रेट, फॉलिंग डेथ रेट। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं हम लोग रिग्रेसिव, ठीक है। तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है उसका रिग्रेसिव है या नहीं है, ये चीज आपको समझना रहता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भैया जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह सब है, इसका आंसर जो होगा कि चलो ये रिग्रेसिव एज है कि डेथ रेट जो कम हो रहा है नॉर्मली, सो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स कि द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज नेगेटिव। जब रिग्रेसिव या प्रोग्रेसिव होगा तो वो ऑलरेडी एक्सपेंशन में है, तो हम कभी भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कि द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है कि चलो ठीक है कि भैया ए ट्रू है लेकिन रीजन इज फॉल्स। क्या बोला मैं, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव दोनों एक्सपेंसिव ही फॉर्म में है, दोनों एक्सपेंसिव फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि डेथ रेट जो कम है और हाई रेट है। तो डेथ रेट कम मतलब क्या, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अप्रूवमेंट वगैरह सब है, हो रहा है। तो इस तरफ से, इस तरीके से हम बोलेंगे कि यहाँ का आंसर जो होगा सी होगा। हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अब ये चीज याद रखें कि ये बेसिकली एस्किमोज, डेजर्ट्स, अब अगेन ह्यूमन ज्योग्राफी का ही थोड़ा सा पार्ट है कि कहाँ कहाँ कौन सा ट्राइब्स वगैरह रहता है, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एस्किमोज हमको पता है कि ये जो है कनाडा वगैरह साइड में रहता है। ये कहाँ रहता है, मिलता है बेसिकली कनाडा वगैरह में। तो कनाडा में जब होगा तो हम बोलेंगे भाई आर्कटिक रीजन के पास ऊपर में है, ठीक है। अच्छा, डेजर्ट पे हम देखेंगे, इसको हम मैच कर लिए, डेजर्ट पे देखेंगे तो भाई कारवांस चलता है, डेजर्ट में क्या चलता है, कारवांस चलता है, ठीक है। अच्छा, लैटिन अमेरिकन रीजन में जब देखेंगे हम, यानी अमेरिका वाले पार्ट में हम देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वाले पार्ट को हम लोग लैटिन अमेरिका बोलते हैं। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि भाई इंडियंस, नेग्रोज, इमिग्रेंट्स वगैरह सब भी जो है वहाँ पे हमको मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। और पैसिफिक ओशन रीजन में जब देखेंगे तो ताहितियन, सोमोअन्स, ये सब हमको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या मिलेगा कि भाई ए का जो है 1 है, तो हम देखेंगे ए का 1 कहाँ पर है, डिजर्ट का 4 है, यानी 1 4, तो इसका आंसर मिलेगा 1 4 2 3। इन सब के अलावा आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भाई एस्किमोज, ये आपको कहां मिल रहा है, कनाडा की तरफ, ठीक है। ठीक इसी तरह आपको और चीज समझना होगा कि बुशमैन एक होता है, बुशमैन ट्राइब्स होता है, बुशमैन, ये कहां मिलेगा, कालाहारी डेजर्ट में मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि रेड इंडियंस कहां होता है, सिंपल, ये हम जानते हैं ऑलरेडी कि ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा बोरा, जो ब्राजील में पाए जाते हैं, बोरा ब्राजील में पाए जाते हैं। साथ ही साथ माओरी, जो कि न्यूजीलैंड में है, ठीक है। पिग्मीज, जो कोंगो बेसिन में है। इस सब के अलावा वेदास और
किर्गिज, ठीक है। तो ये वेदास और किर्गिज कहां मिलेगा आपको? वेदास जो है आपको श्रीलंका है, और किर्गिज की हम बात करें तो ये आपको मिडिल एशिया में मिलेगा आपको। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, एस्किमो कनाडा, बुशमैन कालाहारी, रेड इंडियंस नॉर्थ अमेरिका, बोरा ब्राजील, माओरी न्यूजीलैंड, पिग्मीज कोंगो, वेदास श्रीलंका, किर्गिज मिडिल एशिया। तो इन सब के अलावा ये भी और एड ऑन कर लीजिए और ये इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 39। अब दिस इज अबाउट अगेन ज्योग्राफी, कोपेन क्लासिफिकेशन। अब याद रखिएगा एक स्टैम्प क्लासिफिकेशन भी होता है, स्टैम्प क्लासिफिकेशन, त्रिवर्था क्लासिफिकेशन भी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ कोपेन क्लासिफिकेशन भी होता है, जो इसी को ज्यादातर डील किया जाता है। तो ये कोपेन क्लासिफिकेशन में ओपीएससी चाहता है कि आपको पता हो कि भाई ये एएफ वगैरह, एडब्ल्यू वगैरह, एएम वगैरह, एएस वगैरह क्या है। तो इसको समझने के लिए पहले आप हल्का सा समझ लीजिए कि क्या चीज है। तो ये जब ये ए है, इसका मतलब ये ट्रॉपिकल की बात हो रही है। तो सिंपल सा चीज है कि जब ए है, ट्रॉपिकल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अच्छा, तो हम इसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। बी कहीं पे लिखा मिलेगा तो हम समझेंगे ड्राई क्लाइमेट्स है, सी कहीं पे लिखा मिलेगा तो वार्म क्लाइमेट है, डी लिखा मिलेगा तो कोल्ड स्नो। तो ये चीज आप देख लीजिए और इसको आपको पढ़ के जाना है। जो अपकमिंग एग्जाम आपका 15 दिसंबर को जो होने वाला है, ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। देखिए, अगर एफ है तो वो वेट टाइप का सीजन हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर एम है तो वो मॉनसून हो गया, और वेट एंड ड्राई है तो एडब्ल्यू हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो आप देखिए, आपको पता, आप एक क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये देखिए ए एफ है तो ट्रॉपिकल तो है। जब एफ हम कह रहे हैं तो सिंपल सा चीज है, वो वेट क्लाइमेट है, तो वेट का मतलब क्या हो गया? ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हो गया। अभी मैंने बोला कि W जब होगा, क्या बोला मैं, देख लीजिए, आप खुद भी देखिए इसको अच्छी तरह। W जब होगा तो एक तरह का ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई होगा। अब विंटर ड्राई सीजन होगा तो वेट एंड ड्राई जब हम बात करेंगे ना, तो यहां पे देखिए आप कि वेट एंड ड्राई कहां पे लिखा हुआ है, यानी ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट। तो ये इसके साथ मैच करेंगे हम। M मॉनसून क्लाइमेट मैच करेंगे। S आप पहले इसको भी देख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। S तो ये S वाला पार्ट जो है ना, ड्राई क्लाइमेट में आपको देखने को मिलता है। ड्राई क्लाइमेट आपको जो ड्राई है वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि AS जो है ड्राई समर्स यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो सिंपल सा आंसर होगा ये 1, 2 एंड 3, 4, ठीक है। बहुत आसान है, इसको कभी भी छोड़ के मत जाया कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेरू डिजर्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए कोल्ड डिजर्ट reason the temperature of Humboldt current plays a dominant role in controlling the surface atmospheric condition of the coastal areas। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेरू डिजर्ट रिकॉग्नाइज एज ए कोल्ड डिजर्ट का मतलब क्या हो गया। इसको आप यूं समझें, अगर हम बात करते हैं, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरफ हम ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया है, और इस तरफ जो है हमारा कुछ प्यारा भारत है। तो हम देखेंगे जब आप ओशन करंट पढ़ेंगे ना, तो यहां से कुछ कोल्ड करंट्स होता है, ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं हम लोग पेरू करंट बोलते हैं, इसको हम कहते हैं पेरू करंट। अब पेरू करंट एक होता है कोल्ड करंट, अब पेरू को ही जो हम लोग हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पेरू क्यों? क्योंकि यहां पे पेरू के पास ये वाला होता है, इसलिए पेरू है। अच्छा, अब याद रखिएगा, जहां जहां पे भी कोल्ड करंट होगा, ठंडा, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा होगा? इफेक्ट ठंडा होगा। तो इस जगह पे हम देखिएगा कि हाई प्रेशर बनेगा। याद रखिएगा, जहां जहां पे भी कोल्ड होता है वो हाई प्रेशर होता है। जब हाई प्रेशर होता है ना, तो वहां पे एयर डिसेंड करता है, गिरता है, सिंक करता है, और डिसेंड वाली जगह में ना बारिश आपको नहीं मिलती है। तो बारिश जब नहीं होगा तो बहुत पॉसिबिलिटीज है, और देखा भी जाता है कि वहां पे आपको डेजर्ट मिलेगा। तो इस हिसाब से हम कहें कि भाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, द पेरू डेजर्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए कोल्ड डेजर्ट। अच्छा, अब सिंपल है, द टेम्परेचर ऑफ हम्बोल्ट करंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल।
एकदम सिंपल सा आंसर होगा। तो हम कह देंगे कि भैया चलो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि भाई अच्छा अब ये पेरू करंट कौन से ओशन में है, आप मैप के हिसाब से पता कीजिए और कमेंट में जरूर बोलिएगा कि ये कौन सा करंट में। ठीक है, बाकी ओशन करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, याद रखिएगा, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, हम आगे की तरफ चलते हैं। हम चलते हैं यहां पे कि द तुर्को ईरानियन, अगेन ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है और ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से मिला लीजिएगा। जैसे द तुर्को ईरानियन, आप अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़े होंगे ना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जो ईरान और तुर्की की तरफ से, जो उस तरफ से जो कोई आया होगा तो किधर से आया होगा। लेट्स से कि हम प्यारा भारत बनाते हैं यहाँ पे, प्यारा, तो ये सब किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है। जब इधर से आएगा तो ये कहां पे इसका सेटल्ड होगा? सिंपल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए का 4, तो ए का 4 एक यहां पर भी है, यहां पर भी है, एक यहां पर भी है। अच्छा, फिर हम देखेंगे द इंडो आर्यन। अब इंडो आर्यन भी जो आया था तो वो थोड़ा सा और इस तरफ आके सेटल हुआ था, इंडस, पंजाब, इस तरफ सेटल हुआ था। तो हम बोल सकते हैं कि भैया ये इंडो आर्यन जो है ये 1 हो गया हमारा, तो हम देखेंगे 4 1 ये मिल गया, आंसर हमारा हो गया 4 1 3 2, सिंपल। और आगे देख लेते हैं साइतो ड्रेविडियन और द मंगोल्स, तो हम देख लेंगे सी जो है वेस्टर्न गुजरात वाला पार्ट हो गया, द मंगोलो ड्रेविडियन जो है ये आपका उड़ीसा असम वाला पार्ट हो गया। तो आंसर इज 4 1 3 2। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह वाओ, इट इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी एग्रीकल्चर के बारे में यहां पे बात हो रही है। क्या बात हो रही है आप देखिएगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट बड़ा लंबा लंबा लग रहा है, ठीक है, लेकिन क्या ये टफ है? आइए हम इस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है which one of the following statements are not correct। अब you'll have to identify the not correct one। ओके, तो आप सबसे पहले चीज देखिए कि भाई बाजरा इज ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स 25 to 31 डिग्री टेम्परेचर एंड 40-50 सेंटीमीटर रेनफॉल। थोड़ा देर के लिए मान के चलिए कि आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ना राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स के बारे में आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एक क्रॉप्स के बारे में टेम्परेचर, रेनफॉल सब पढ़ना हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जनरलाइज आइडिया होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जब खरीफ क्रॉप बोलते हैं ना तो आप याद रखिए KKR, मतलब खरीफ में क्या होता है? रेनफॉल होता है, रेनफॉल होता है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है कि यहां पे रेनफॉल के बारे में जिक्र किया है, तो हम मान लेते हैं अभी कि ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। कॉटन इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स, लॉन्ग स्टेपल। अच्छा, जब भी कोई भी एग्रीकल्चर कोई स्टूडेंट पढ़ता है ना, इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हो, ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में हो, तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो ना स्टेपल, मीडियम स्टेपल, शॉर्ट स्टेपल, ये वर्ड हम लोग इसको कैटेगराइज में यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, करंटली इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल जूट प्रोडक्शन, इसको लेते हैं हम लोग, और इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क एंड द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। आप देखिएगा इंडिया जूट में ना बहुत आगे है, तो बहुत जब आगे बोला जाता है तो क्या सिर्फ 50% होगा? तो ये जो है ना आप समझ कर रखिए, दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। यहाँ पे 70% बेसिकली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा इनकरेक्ट 1 ओनली 3, मतलब ये पार्ट जो है ना, दिस वन इज करेक्ट, तो ओनली 3 इज योर आंसर। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, अब इसको देखिए, ये तुंगा भद्रा, ठीक है, अब तुंगा भद्रा किसकी आपको ट्रिब्यूटरी मिलेगी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सरदार सरोवर, नागार्जुना, भाखरा नंगल, ये तो आप मेरे ख्याल से यूं खुद कर दीजिएगा, यूं खुद कर दीजिएगा। जैसे आप देखिएगा कि तुंगा भद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, आप कमेंट करें। ठीक है, अब वो साउथ में आपको मिलेगी नॉर्मली, तो हम देखेंगे कि तुंगा भद्रा में हम देखेंगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, सरदार सरोवर, बड़ा ही सिंपल, सरदार सरोवर की हम बात करें तो नर्मदा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि 3-1 कहाँ पे है, तो 3-1 जो है सिर्फ यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट जो है हम देखेंगे तेलंगाना की तरफ मिलेगा। अब भाखरा नंगल तो पंजाब हरियाणा के पास ही है, बड़ा इजी है। अगेन ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है ना, आपको लिस्ट निकाल के यू विल हैव टू मेमोराइज, आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, इन सब के अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जैकवाड़ी,
ये आप बताइए कहाँ है? ये गोदावरी के पास है, गोदावरी रिवर पे बसा हुआ है जैकवाड़ी। और इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट कहां पर है? इंदिरा गांधी ये भी जो आपको सतलज में मिलेगा। ठीक है, तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि यू हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स। ठीक है, ये आपको एकदम लिस्ट ले करके आपको पढ़ना पड़ेगा यहां पे। हेडिंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच माउंटेन पास डज नॉट बिलोंग टू द करेक्ट स्टेट। तो इसका मतलब जो करेक्ट है ना वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब कौन कौन सा करेक्ट है उस पर हम लोग देखते हैं। इसका मतलब जो करेक्ट है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप जाकर के आप इनकरेक्ट बता पाइएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में जो है कौन कौन सा पास मिलता है, तो हम देखेंगे अघिल पास। ये देखिए, ये मैं पहले ही बताया, यहीं पे आपको सीधा मिल गया कि अघिल पास इज इन, यहां पे लिखा हुआ है उत्तराखंड। तो ये पूरा का पूरा गलत हो गया। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में और कौन कौन सा पास मिलता है हम देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में आपको अघिल पास है, बनिहल पास है, चांगला पास है, खारदुंगला पास है। क्या क्या है? बनिहल, चांगला, खारदुंगला। ठीक है, तो आपको ना स्टेट वाइज, अब नीचे में तो पासेस है नहीं, माउंटेन रीजन में पासेस आपको ज्यादा मिल रहा है, तो वहां पे जो भी पासेस वगैरह है ना, तो वहां पे ज्यादा पासेस मिलेगा, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। इन सब के अलावा अगर आपसे हम और भी पूछें कि भाई हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, देखिए एक तो शिव किला यहां पे है ऑलरेडी। हम देखेंगे बारालचा। ठीक है, तो बारालचा, देपसा, रोहतांग, क्या क्या बोल रहा हूं मैं? बारालचा, देपसा, रोहतांग पास। दीज आर द इंपॉर्टेंट पासेस फॉर द हिमाचल प्रदेश। इन सब के अलावा हम देखेंगे कि उत्तराखंड में क्या है। फिर उत्तराखंड में हम देखेंगे मानाला, मानस पास आपको नजर आएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको लिपू लेक। ठीक है, लिपू लेक। अच्छा, जब हम बात करेंगे सिक्किम, देखिए सिक्किम में यहां पे जेलेपला, तो जब भी जेलेपला हो वहां पे नाथुला भी लगा दीजिए आप, जेलेपला, नाथुला। सो दीज आर दी पासेस जो मोटा मोटी आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन सबको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सिक्किम का मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का पास कौन सा वहां पे, आप कमेंट में जरूर से जरूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए हेडिंग टुवर्ड्स 45 नाउ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक्स इन द मॉनसून। अब ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे यहां पे कि ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बनता है तो वहां पर भी ब्रेक लगने का बहुत चांसेस रहता है, क्योंकि बारिश जो है ना सारा जो है इस वक्त कर देते हैं। अच्छा, आप इसको समझिएगा, इरेटिक बिहेवियर ऑफ सेकेंड ऑफ इक्वेटोरियल ट्रफ। अच्छा, इनएडिक्वेट हीटिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेटू और सदर्न ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट ट्रॉपिकल जेट रीस्टैब्लिश ओवर नॉर्दर्न इंडिया। अब इसको बहुत प्यार से समझिए। ठीक है, दिस इज आवर इंडिया। सबसे पहले हम बताते हैं आपको जेट स्ट्रीम के बारे में। जब जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे ना, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब होता है ना, यानी मेडिटेरेनियन सी से एक जेट स्ट्रीम अपर एयर सर्कुलेशन आता है। ठीक है, और दिस इज योर हिमालयन माउंटेन, दिस इज योर हिमालयन माउंटेन। अब ये जेट स्ट्रीम एक नॉर्दर्न ब्रांच में जाता है और एक सदर्न ब्रांच में जाता है। दिस वन सदर्न ब्रांच में जाता है। ठीक है, अब ये जो सदर्न ब्रांच है, अगर ये प्रॉपर बना रहेगा। अच्छा, अब ये जो आ रहा है ना, ये ठंडा लेकर के आ रहा है, इसका मतलब हाई प्रेशर। तो जब तक ये जेट स्ट्रीम हाई प्रेशर यहां पे बना रहेगा, तो तिब्बतियन को ना वो हीट ज्यादा करने नहीं देगा। तो ये हाई प्रेशर बनने की वजह से, और हमको पता है कि यहां पे मस्करीन हाई है और यहां पे जो है ऑस्ट्रेलिया है, तो यहां पर भी लो प्रेशर बनता है और यहां पर भी लो प्रेशर बनना रहता है और यहां पे हाई प्रेशर रहता है। तो डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट मानसून ऐसा वाला डायरेक्शन है, लेकिन ये सर्कुलेशन पूरा चलता है। इसको मैं आपको डिटेल्स में बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको जो है ना हमारा ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच दोनों में से कोई भी ज्वाइन करके जो है आप इस चीज को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, लेकिन यहां पे आप समझिएगा कि अगर ये सदर्न ब्रांच का जेट स्ट्रीम यहां पे रहता है तो मॉनसून में ब्रेक लग सकता है। तो हम कहेंगे भैया चलो 4 तो ठीक है,
अच्छा, इनएडिक्वेट हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेटू, इसमें मॉनसून का ब्रेक नहीं होता, ये सर्कुलेशन का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसको फिलहाल हम लोग रोकते हैं, इसको मतलब रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इरेटिक बिहेवियर ऑफ सेकेंड इक्वेटोरियल ट्रफ, अब अगेन ये अगर इक्वेटोरियल ट्रफ वाला जो है ना, मान के चलिए ITCZ वाला पार्ट होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अगर ये सही से मूवमेंट अगर नहीं करता है ऊपर नीचे, यानी हमको पता है कि जब समर सोल्स्टिस आता है ना, तो हम देखेंगे कि जो ITCZ जो इक्वेटर के पास बनता है वो शिफ्ट करता है। अगर इसमें अगर ITCZ यहाँ नहीं बन करके, यानी ट्रॉपिक जोन में नहीं बन करके वो सही से नहीं बन पाता, अगर सही बिहेवियर नहीं करेगा, तो मानसून में ब्रेक होने का चांसेस रहेगा। तो सिंपल ट्रॉपिकल साइक्लोन ये वाला पार्ट जो है, और हम बोलेंगे 4 वाला पार्ट, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 1, 2 and 4 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 45 नंबर हो गया हमारा। कमिंग टूवर्ड्स 46, अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर एग्जिबिटिंग द एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न। व्हाट इज एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट इज नथिंग बट जो पहले से ही, मतलब हिमालय, ऐसे नॉर्मली क्या होता है ना कि एंटीसीडेंट का एग्जांपल मैं आपको पहले बता देता हूं। एग्जांपल इसका है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो हम यहां पे देखेंगे कि भाई जब हिमालय जब नहीं था ना, तब से ही इंडस वगैरह, गंगा वगैरह का फ्लो था, लेकिन हिमालय के बनने के बाद से भी डायरेक्शन चेंज नहीं करके वही पाथ पे चलते हुए नॉर्मली आया। तो उड़ीसा के केस में ये थोड़ा सा डिस्प्यूट है, लेकिन फिर भी इसको बोला जाता है कि भाई महानदी एंड ब्राह्मणी जो है ना, महानदी एंड ब्राह्मणी वगैरह जो है, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द एंटीसीडेंट रिवर। लिटिल बिट अ डिस्प्यूट, बट द मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज ओवर हियर इज योर महानदी एंड ब्राह्मणी। लेट्स सी सम मैप्स ऑफ द ओडिशा। ये देखिए, दिस इज योर रिवर सिस्टम्स ऑफ दी ओडिशा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये महानदी वाला पार्ट और ब्राह्मणी वाला पार्ट जो अच्छा खासा यहाँ पे आपको शो करता है। ठीक है, इन सब के अलावा हम देखेंगे जो रिवर बेसिन है हमारा, जो रिवर बेसिन है, हम देखेंगे कि ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जो साउथ है, साउथ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है दिस वन इज कोलाब, ये कोलाब बेसिन है। अब मालकानगिरी, ठीक है, ये कोलाब बेसिन है। अच्छा, इसके ऊपर जब हम आएंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे इंद्रावती है, इंद्रावती बेसिन है। ठीक है, अच्छा, ये बड़ा वाला जो देख रहे हैं ना, ये महानदी बेसिन है, आपको महानदी बेसिन है। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम देखेंगे ये नागावली है, दिस इज योर नागावली। ठीक है, अच्छा, अब दिस वन इज बहुदा, लुक बहुदा। अच्छा, अब ये वाली पार्ट जो है ना, ये आपको ऋषिकुलिया वाला होगा, ये ऋषिकुलिया है, दिस वन इज महानदी, दिस वन इज योर ब्राह्मणी। ठीक है, अच्छा, अब ये दिस वन इज योर बैतारानी, और इसके अलावा हम देखेंगे ये बूढ़ा बलन यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, और ऊपर पे सुबर्णा रेखा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सीक्वेंस भी यू विल हैव टू मेमोराइज फॉर योर एग्जाम। ठीक है, आपका अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो है रिवर बेसिन कहाँ पे है विद डिस्ट्रिक्ट जो है ना, यू विल हैव टू प्रिपेयर। इसके लिए जो है आप हमारे ऑफलाइन बैच हो या ऑनलाइन बैच हो, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको फर्दर डिटेल्स में जानने के लिए। ठीक है, हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे अगर हम बोले कि इसका आंसर क्या हो सकता है यहां पे, ठीक है, इसका आंसर है हमारा द महानदी एंड द ब्राह्मणी। ठीक है, इसके अलावा कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक अर्थ सॉइल हैज बीन डेवलप्ड इन विच रीजन ऑफ ओडिशा। तो टेक्निकली अगर बात करें, ओडिशा जिस जगह पे है वहां पे ब्लैक सॉइल होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कहीं कहीं पे ये चीज हमको पाया भी जाता है। तो इसका जो बेस्ट प्रोबेबल आंसर होगा ना, वो होगा अनुगुल, अथामलिक एंड बौद्ध वाला। वो रीजन मैं आपको दिखा देता हूं कि जहां पे सॉइल कहां पे आपको मिलता है, वो मैं आपको रीजन दिखा देता हूं। देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये अनुगुल में मिल रहा है, थोड़ा सा बौद्ध में मिल रहा है। तो इस जगह पे, अच्छा, फिर इस जगह पे आपको थोड़ा सा मिलेगा, इस जगह पे आपको क्यों मिलेगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ वाला भी एक टोपोग्राफी यहाँ पर है। ठीक है, और ये कुछ जगह पे जो आपको ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगा, और भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये सब तो ब्लैक सॉइल वाला एरिया है, ये सब ब्लैक सॉइल वाला एरिया है। जो अनुगुल वाले की बात करें, ये सब थोड़ा ब्लैक सॉइल वाला एरिया है। तो उसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपको मिलने वाला है, वो आंसर है आपको दिस वन, दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर, ब्लैक सॉइल। बाकी सब जगह जो है ना, आपको रेड सॉइल, लैटरेट सॉइल जो मिलेगा, इसके लिए आपको सॉइल्स को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा नॉर्मली। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, एग्जैक्ट आंसर। हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 48। नाउ दिस इज योर रोलिंग अपलैंड्स। अब ये रोलिंग अपलैंड्स जो है ना, जब आप ओडिशा के फिजियोग्राफी पढ़िएगा तो आप देखेंगे कि भाई आपको, अब मैं आपको हल्का से दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक मैप दिखा देता हूँ कि इस तरफ जो है कोस्टल इलाका पड़ेगा आपको। ठीक है, बीच में स्ट्रेच होगा ना, मतलब मयूरभंज से लेकर के मालकानगिरी तक ये माउंटेनियस इलाका होगा आपको। अच्छा, इसी माउंटेन के साइड में जो है ना, यहाँ पे आपको कुछ प्लेटू भी मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये माउंटेनियन रीजन होगा।
ठीक है, ये वाला आपको कोस्टल वाला होगा, कोस्टल पार्ट होगा। दिस वन इज योर प्लेटू पार्ट, प्लेटू पार्ट। अब इसके बाद जो आपको मिलेगा ना, यहां पे आपको रोलिंग अपलैंड्स वाला मिलेगा, रोलिंग अपलैंड्स वाला यहां पे मिलेगा। दिस रोलिंग अपलैंड इज बेसिकली क्या बोलेंगे, प्लेटू से थोड़ा सा कम है, प्लेटू जितना हाइट में होता है ना उससे थोड़ा सा कम है, और इसको बोलते हैं हम लोग रोलिंग अपलैंड्स। तो रोलिंग अपलैंड्स में आप देखिएगा कि मैं यहां पे अगर बात करूं इस रिवर के पास, पहले इस पे आ जाते हैं। ये देखिए राजगंगपुर पनपोश अपलैंड्स, ठीक है। अब यूल हैव टू मैच द फॉलोइंग। अब ये इब बेसिन है, तिल बेसिन है, साबरी बेसिन है, कोयल एंड संख बेसिन है। तो सिंपल है, जब राजगंगपुर पनपोश अपलैंड जब बात कर रहे हैं ना, तो हम बात करेंगे ये जो है ना कोयल एंड संख रिवर के पास मिलेगा। यहां पे आप मैप में देख लें, दिस पार्ट कोयल एंड संख है, दिस एरिया, ठीक है। जब हम इब रिवर की बात करेंगे, अच्छा अब आप देख लीजिए, जब A का 4 है तो कौन सा मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा। अगर आपको याद नहीं भी है तो जस्ट आपको अगर ये याद है तो आप आंसर इजीली यहां पे कर सकते हैं, सिंपल। देखिए क्योंकि 4 और किसी में नहीं है, फिर भी इसको मैच कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए झारसुगुड़ा अपलैंड्स कहां पे मिलेगा आपको, ये होगा इब बेसिन में। इब बेसिन जो है महानदी का एक ट्रिब्यूटरी है, आपको इब भी दिखा दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये देख लीजिए, दिस इज इब, ये इब वाला बेसिन के पास मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा फिर हम देखते हैं कि बालंगीर में हम देखेंगे यहाँ पे तेल बेसिन में, नॉर्दर्न तेल बेसिन बालंगीर है। और ये देख लीजिए इसके बाद कौन सा है आपको, मलकानगिरी अपलैंड्स। अब ये कौन सा मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा साबरी बेसिन की तरफ मिलेगा। तो आंसर इज, आप साबरी बेसिन में देख लीजिए आप, दिस इज योर साबरी बेसिन, सिंपल, ठीक है। दिस इज योर, ये हो गया हमारे पास, ये हमने एक बता दिया आपको ऑलरेडी। बाकी महानदी ब्राह्मणी जो है वो वाला आंसर था, वो वहां पे हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए इन सब के अलावा आपको ये पूरा फिजियोग्राफी, ओडिशा ज्योग्राफी आपको जो ना अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, और ये पार्ट जो है ना याद करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही रोलिंग अपलैंड नहीं है, और भी बहुत सारे रोलिंग अपलैंड्स है, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 अबाउट चिल्का लेक, इज वेरी फेमस लेक चिल्का लेक। अगर चिल्का लेक की बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बात हो रही है कि चिल्का लेक किस किस जगह से एसोसिएटेड है। तो हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ कि भैया रामसर कन्वेंशन में है, वेटलैंड के अंदर आता है, इरावदी डॉल्फिन के लिए भी जाना जाता है, और लैकेस्ट्राइन प्लेन के लिए भी जाना जाता है। अब ये डिस्प्यूट है थोड़ा सा, कहीं कहीं पे आंसर आपको अलग मिलेगा, लेकिन odisha.gov.in के अंदर जब जाइएगा ना, कुछ इंफॉर्मेशन आपको मैं ऐसे बता दूं कहां से लेना है आपको। odisha.gov.in के अंदर डिस्प्यूट कहां पे ये भी बता दे रहा हूं, डिस्प्यूट यहां पे लैकेस्ट्राइन प्लेन में। लैकेस्ट्राइन का मतलब क्या होता है, जो जगह पहले से लेक था फिर हट गया है, सूख गया है। आज के डेट में चिल्का लेक, चिल्का जो है ना वो लगून कहलाता है, लगून कहलाता है, ठीक है। अच्छा तो इसका आंसर क्या होगा, अच्छा इरावदी कहां पे देखने को मिलेगा, वहां पे नालबन्ना आपको सेंचुरीज मिलेगा। इरावदी आपको मिलेगा सतपाड़ा में, सतपाड़ा में ज्यादा फेमस है देखने के लिए, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू odisha.gov.in के अंदर ये लैकेस्ट्राइन प्लेन पे ही बना है। तो हम बोलेंगे कि 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव्स आर करेक्ट आंसर, ओके। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 49 है। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 50। अब देखिए कोपेन्स क्लासिफिकेशन के इसमें जो है ये किस में आता है, तो सिंपल से हम बोलेंगे ट्रॉपिकल्स है, तो ए बोलेंगे हम लोग, और इसको सवन्ना के अंदर डालेंगे। तो इसका आंसर जो है हमारा ट्रॉपिकल सवन्ना में इसका आता है। अगेन वेट एंड ड्राई दोनों मिलेगा आपको, उस हिसाब से आप खुद बताएं कि कमेंट बॉक्स के अंदर कि कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर ओडिशा को हम लोग ओवरऑल ट्रॉपिकल सवन्ना में जो रख रहे हैं तो क्या इसका सिंबल पड़ता है। और सिंपल से चीज इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपको हेल्प करेगा आपके अब ओपीएससी के एग्जाम के लिए, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज सेशन। हमने 50 तक डिस्कशन कर रखा है आप, ठीक है। नेक्स्ट के लिए भी आप वेट करें यहाँ पे, और अच्छे से पढ़ें और एग्जाम के लिए तैयारी अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।